हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब से पहले हम इस पे 2 टॉपिक डाल चुके हैं, मतलब 2 वीडियो डाल चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास क्रम। ठीक है, ये 2 वीडियो हालांकि कुछ समय पहले डले थे और उसके बाद कुछ कारणवश ये कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, लेकिन अब आने वाले वीडियो लगातार इसमें कंटिन्यू चलते रहेंगे और कुछ अन्य टॉपिक से भी वीडियो लगातार इसमें मैं डालते रहूँगा। अब इस संवैधानिक विकास क्रम में मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। इस संवैधानिक विकास क्रम में हमने ये देखा था कि एक तो हमने इसमें पढ़ा था पहले वीडियो में शासन के अंग, ठीक है, और इसके बाद सेकंड जो वीडियो था हमने उसमें देखा था कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक यात्रा, जिसमें हमने देखी थी ब्रिटिश की। ये हमारा सेकंड वीडियो डला हुआ है। इसमें कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक यात्रा में हमने ब्रिटिश को देखा था और एक देखा था हमने शासन के अंग क्या होते हैं वो समझा था एक। अब इसी क्रम में हमने इसमें आगे के जो है जैसे एक अमेरिका अपना, उसके बाद फिर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, इन लगभग 4 देशों का संवैधानिक क्रम देखना है। और उसके बाद हम देखेंगे हमने किन किन देशों से कौन कौन सी संवैधानिक चीज़ें ली है, और उसके बाद हम भारतीय संविधान पर जाएंगे, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से प्रावधान है और किस किस तरह से उसके निर्माण में क्या क्या हमें करना पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें, वो है हमारा अमेरिका का संवैधानिक योजना। क्या है? अमेरिका की संवैधानिक योजना। देखिए, अब जो अमेरिका की संवैधानिक योजना है, इसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वहाँ की लगभग क्या पृष्ठभूमि क्या रही है। जैसे अमेरिका एक तो इसकी राजनीतिक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के स्तर पे भी, और भारत के संदर्भ में देखें तो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अमेरिका क्या था? ब्रिटिश का उपनिवेश था। 13, एक तो ये जब आज़ाद हुआ था 13 उपनिवेश मिलकर आज़ाद हुए थे। ब्रिटिश का उपनिवेश था ये पहले। अमेरिका में लगभग आदिवासी समुदाय रहता था पहले। जब यूरोप जब यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो जब वो अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बना रहा था, तब उसने अमेरिका की खोज की। और जब अमेरिका की खोज की तो वहाँ पर उसने अमेरिका को अपना एक उपनिवेश बनाया। और साथ ही साथ क्या करा उसने, अमेरिका को उपनिवेश बनाने के साथ साथ क्या किया यहाँ पे उसने, कि यहाँ पे अफ्रीका के अश्वेत लोग को लाकर क्या बनाया उसने, यहाँ पे दास बनाया। और इनसे जंगलों की कटाई कराना, उद्योगों का निर्माण करना, मतलब कुछ साहसी और उद्यमी लोगों को लाया गया यूरोप से, और उन लोगों ने अश्वेत लोग को अपना दास बनाया। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, जंगलों की कटाई करी और उद्योगों का निर्माण हुआ। अब जैसे ब्रिटिश वहाँ धीरे धीरे स्थापित होता गया, तो जो अमेरिका के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने की एक भूख पैदा हुई और उन्होंने अपने स्वतंत्रता की मांग की। तो यहाँ पे कितने लोगों ने मिलकर, जो 13 उपनिवेश थे, तो अमेरिका में क्या हुआ, 13 उपनिवेश ने मिलकर 1776 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, और लगभग यहाँ पे देखिए, जब ये स्वतंत्र हुआ उसके बावजूद भी यहाँ पे ना 2 समस्या हमेशा बनी रही। एक तो काय की समस्या थी, एक दास की समस्या, ठीक है, और दूसरी समस्या थी अश्वेत। जो श्वेत और अश्वेत के बीच में दूरियां है ना, ये तो आज भी वहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, दास प्रथा लगभग समाप्त जैसी हो गई है, लेकिन ये जो समस्या है श्वेत अश्वेत की समस्या, ये आज भी है। तो इस पृष्ठभूमि को देखते हुए लगभग हम जो अमेरिका की संवैधानिक योजना है, इसके कुछ बिंदुओं को समझ लेते हैं कि इसमें हम प्रमुख बिंदुओं को क्या क्या देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे, देखिए, नंबर 1, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम संघात्मक। ठीक है, नंबर 2 पे अध्यक्षीय प्रणाली। नंबर 3 मंत्रिमंडल। नंबर 4 पे आ जाएगा आपका विधायिका। नंबर 5 पे आएंगे आपके यहाँ पे उप राष्ट्रपति। नंबर 6 पे आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, संघात्मक का मतलब क्या होगा ये समझिए। देखिए, अब चूंकि अमेरिका 13 उपनिवेश से मिलकर बना था, तो जब वो 13 उपनिवेश से मिलकर बना था तो वो एक संघात्मक के रूप में था। मतलब पहले तो अमेरिका एक परिसंघ था। एक 2 टॉपिक को समझ लीजिए यहाँ पे छोटा सा, एक ये परिसंघ क्या होता है और संघ क्या होता है। देखिए, अमेरिका हाल फिलहाल में कैसा देश है, एक संघात्मक देश है। संघात्मक देशों में क्या होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक लिखित संविधान रहेगा,
ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका रहेगी। ठीक है, लिखित संविधान है, द्विसदनात्मक विधायिका है, पृथक संविधान, ठीक है, दोहरी नागरिकता, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए ये किसी भी संघात्मक देश की एक विशेषता होती है कि वहाँ पे क्या होगा, एक तो लिखित संविधान होगा, दूसरा द्विसदनात्मक विधायिका होगी, पृथक संविधान मतलब हर राज्य को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा, दोहरी नागरिकता मतलब राज्य की और केंद्र की नागरिकता अलग अलग हो सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में रहेगा जो राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन को बनाए रखेगा। अब इसी तरह से परिसंघात्मक व्यवस्था क्या होती है, इन सब के साथ साथ जिस राज्य को किसी देश के किसी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार है, मतलब इस देश से इस राज्य को क्या का अधिकार है कि ये अलग हो जाए, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, परिसंघात्मक। मतलब अगर हम इस व्यवस्था को इसमें जोड़ते तो एक परिसंघात्मक व्यवस्था हो जाएगा, और इसमें से मतलब इस व्यवस्था में से इसको हटाते तो वो कैसा देश हो जाएगा, एक संघात्मक देश हो जाएगा। तो अमेरिका कैसा देश है, एक संघात्मक देश है, वहाँ की कार्यप्रणाली कैसी है, संघात्मक है। इसके अलावा अगला टॉपिक क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली। अमेरिका इंग्लैंड की तरह संसदनात्मक रूप में नहीं है, मतलब वहाँ की जो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था नहीं, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब जिस देश की व्यवस्था अध्यक्षात्मक होती है वहाँ का सबसे प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वहाँ पे प्रमुख रूप से राष्ट्रपति ही होता है, जो भी निर्णय लेता है वहाँ पे कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। अब ये चुना कितने वर्षों के लिए जाता है, 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। सबसे मेन बात कि ये काय का प्रमुख रहेगा, कार्यकारी का प्रमुख भी कौन होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितने बार बन सकता है, अधिकतम 2 बार बन सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। फिर एक चीज़ है कि यहाँ के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ क्या है, मात्र एक महाभियोग। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, और महाभियोग भी यहाँ पे लगाना इतना आसान नहीं है। मतलब कि या तो इसने कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया हो, ठीक है, ये किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, जघन्य अपराध हो, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, या कुछ इस तरह के आरोप लगे हो, तभी इस पर क्या लगाया जाता है, यहाँ पे महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, हमने 2 चीज़ देख ली, एक संघात्मक देख लिया और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली देख ली। मंत्रिमंडल, देखिए अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है, यहाँ क्या मंत्रिमंडल मतलब जैसे हमारे देश में या ब्रिटिश में, हमारे देश और ब्रिटिश में मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होगा, हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है वो विधायिका में से होता है। कहाँ में से होता है, विधायिका में से। देखिए जो हमारे यहाँ का मंत्रिमंडल बनता है या इंग्लैंड का जो मंत्रिमंडल बनता है वो या फिर भारत का, यहाँ का जो मंत्रिमंडल बनेगा ये काय में से बनेगा, विधायिका में से बनेगा। लेकिन अमेरिका का जो मंत्रिमंडल है, यहाँ का राष्ट्रपति उसके पसंद के किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है, मंत्री बना सकता है। ठीक है, इसके पसंद के किसी व्यक्ति को क्या बना सकता है, वो मंत्री बना सकता है, और जब चाहे उसे वो हटा भी सकता है। ये अधिकार किसके पास होता है, यहाँ के राष्ट्रपति के पास होता है। इसके पास कुछ अन्य अधिकार भी है, जैसे वो किसी प्रशासनिक पद की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो सर्वोच्च संघात्मक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है, सेना के कुछ अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकता है। लेकिन इन सब के लिए उसको किसका समर्थन चाहिए, वहाँ का जो उच्च सदन है, सीनेट, जैसे हमारे यहाँ पे उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा, वैसे यहाँ का उच्च सदन है सीनेट, उसे इनकी आवश्यकता लेना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है मतलब के लिए। ये हो गया यहाँ का मंत्रिमंडल। मतलब यहाँ का मंत्रिमंडल विधायिका में से न बन के राष्ट्रपति अपनी पसंद का बना देता है, और उसका पूरा अधिकार भी होता है, जब चाहे उसे वो हटा भी सकता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है इसमें, विधायिका। देखिए जो अमेरिका की विधायिका है, यहाँ की विधायिका को क्या कहा जाता है, सबसे मेन बात तो यहाँ की विधायिका को कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, 2 सदन है, मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका का संविधान कैसा है, संघात्मक संविधान है, तो यहाँ पे कितने सदन है, 2 सदन है। जो निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ का जो लोकसभा है, इसको क्या कहा जाता है, इसे प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो यहाँ का उच्च सदन है उसको क्या कहते हैं, सीनेट। ठीक है, प्रतिनिधि सभा, अब ये जो प्रतिनिधि सभा है इसमें सदस्यों की संख्या है यहाँ पे लगभग कितनी, 435।
ये जो 435 सदस्य हैं अपने अपने क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर चुन के आते हैं। जिस क्षेत्र की जनसंख्या जैसी रहेगी वहाँ से एक प्रतिनिधि सभा, एक राज्य से वैसा वहाँ पर प्रतिनिधि चुनकर आएगा। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो उस निर्वाचन क्षेत्र का ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या है, मतलब जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार कहाँ का होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि अगर उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र का है तो बहुत से ऐसे योग्य लोग होते हैं जो नहीं चुन के आ पाते। लेकिन इसमें एक अच्छाई ये भी है कि एक लोकतंत्र बना रहता है। ठीक है, कि एक लोकतंत्र आपका जीवित है। सदस्य कितने रहेंगे, 435। उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र का ही होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे जो उम्मीदवार का चयन है कितने वर्ष के लिए होता है, ये मात्र 2 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो उच्च सदन है, उच्च सदन कौन सा है, सीनेट है। अब यहाँ के उच्च सदन में जो प्रत्येक राज्य है आपके, प्रत्येक राज्य से कितने रहेंगे, सिर्फ 2 आएंगे। तो इसका मतलब अमेरिका में कितने राज्य है, अभी टोटल 50 राज्य, और 50 में से 2 आएंगे, तो वहाँ पे अभी सीनेट की संख्या कितनी है, 100 है। और इनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य हट जाते हैं और फिर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है यहाँ पे। और ये जो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पे भी 1913 के पहले इनका जो चुनाव था, ये जो सीनेट के सदस्यों का चुनाव था, वो कहाँ से होता था, विधायिका में से होता था। ठीक है, ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1913 से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से क्या होने लग गया है, अब 1913 के बाद से क्या हो रहा है यहाँ पे जो चुनाव होता है वो किस रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो ये दोनों सदन हो गए आपके, एक प्रतिनिधि सभा हो गया और एक सीनेट हो गया। 435 सदस्य यहाँ प्रतिनिधि सभा में। उम्मीदवार कहाँ का होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए। और इनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 2 वर्षों के लिए। एक हो गया आपका सीनेट, मतलब प्रत्येक राज्य से कितने आएंगे यहाँ पे, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन के आते हैं। इसी तरह से 50 राज्यों कितने सदस्य हो गए आपके यहाँ पे, 100 सदस्य। चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है इनका, 6 वर्षों के लिए होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य, 1/3 सदस्य इसके हट जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब कि ये भी कैसा है, ये कभी भंग नहीं होगी, कभी भी ये क्या नहीं होती, भंग नहीं होती है। इसमें फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें नेक्स्ट है उप राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही होता है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए चुना जाएगा, ये 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये काय का प्रमुख होता है आपके, जो यहाँ पे सीनेट है उसका क्या रहेगा, ये प्रमुख रहता है, सीनेट का प्रमुख होता है। इसके काम तो सीनेट का प्रमुख होता है, ये वहाँ का सभापति होता है। इसके अलावा यदि कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाए, वहाँ के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या उस पर क्या लगा दिया जाए, महाभियोग लगा दिया जाए, तो ये किसका पद संभालेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का पद संभालेगा। कोई यहाँ का उपराष्ट्रपति वहाँ का पद संभालता है। एक अगला टॉपिक है हमारा इसी में, फिर क्या, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में कितने सदस्य हैं, 9। मतलब एक है आपका मुख्य न्यायाधीश है इसमें और अन्य है। ये कब तक रहते हैं, ये इनका कार्यकाल होता है आजीवन। लेकिन अगर इन्होंने अपने 10 वर्ष पूरे कर चुके हो या फिर 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तो ये अपने पद से स्वेच्छा से हट सकते हैं। ठीक है, बाकी इनका कार्यकाल कैसा रहता है, आजीवन रहता है। अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य भूमिका क्या है, देखिए यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य भूमिका ये है कि उसके पास 2 मुख्य अधिकार है। एक तो क्या का जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि पुनर्विचार, ठीक है। दूसरा है आपके पास अधिनिर्णयन, ठीक है। देखिए पुनर्विचार और अधिनिर्णयन क्या होता है। पुनर्विचार में मतलब यदि विधायिका ने कोई कानून पारित करा हो या कोई नियम बनाया हो और वह नियम संविधान के अनुरूप नहीं है, मतलब संविधान से सम्मत नहीं है,
तो यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। यह है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। अधिनिर्णय का सिद्धांत मतलब कोई नियम है या कोई कानून है उसे ज्यों का त्यों मतलब कि स्पष्ट करना, ज्यों का त्यों उसे समझाना, वो क्या का सिद्धांत कहलाता है? ये अधिनिर्णय का सिद्धांत कहलाता है। तो ये थी अमेरिका की एक संवैधानिक योजना। इसके बाद हम देखेंगे इसी में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम कल डाल देंगे इसे, उसमें हम समझेंगे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी। और ये वीडियो अब कंटिन्यू डलते रहेंगे। थैंक यू।